नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसे शायद ही कोई होगा जिसने न देखा हो बुक स्टोर्स में, एयरपोर्ट्स पे या किसी के इंस्टाग्राम स्टोरी पे। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के सारांश, कुछ समीक्षाएं और लेखक के अपने लेख हैं। लेकिन आज हमारा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस किताब में क्या है। हमारा सवाल ये है, क्या एटॉमिक हैबिट्स वाकई जिंदगी बदलने वाली किताब है या ये बस अच्छे मार्केटिंग में लिपटे हुए पुराने विचार हैं। चलिए इस दावे की तह तक जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हाँ, फरवरी 2024 तक इसकी लगभग 2 करोड़ प्रतियां बिक चुकी थीं। सालों तक ये बेस्टसेलर सूची से हटी ही नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितनी इसकी तारीफ हुई उतनी आलोचना भी। अच्छा। हाँ, एक तरफ एंटरप्रेन्योर पत्रिका ने इसे अब तक की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक कहा, तो वहीं द गार्डियन जैसे प्रकाशनों ने इसे छद्म विज्ञान या सूडो साइंस से भी जोड़ा है। तो यहाँ एक तनाव है, और यही तनाव आज हमारी बातचीत का केंद्र है। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इस एटॉमिक या परमाणु शब्द से लेखक का मतलब क्या है? क्या ये कोई बहुत विस्फोटक आइडिया है? यहाँ एटॉमिक शब्द के 2 मतलब हैं और दोनों ही बहुत चालाकी से चुने गए हैं। पहला मतलब है किसी बड़ी चीज का सबसे छोटा हिस्सा, जैसे एक एटम। ओके, यानी एक बहुत छोटी आदत। बिल्कुल। और दूसरा मतलब है ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत, जैसे एटॉमिक एनर्जी। तो पूरा विचार यही है कि ये छोटी छोटी मामूली लगने वाली आदतें जब एक साथ जुड़ती हैं तो उनमें जिंदगी को पूरी तरह बदलने की जबरदस्त ताकत होती है। ठीक है, और यहीं से किताब का सबसे मशहूर आइडिया आता है, हर दिन 1% बेहतर होना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरित करता है। हाँ। लेकिन सच कहूँ तो थोड़ा अव्यवहारिक भी लगता है। मेरा मतलब है, सब लोग इस 1% बेहतर वाले नियम की बात करते हैं, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? जिंदगी में ऐसे दिन भी तो आते हैं जब आप 1% बेहतर नहीं बल्कि 10% बदतर महसूस करते हैं। सही बात है। उस स्थिति में ये फलसफा कैसे काम करता है? क्या ये लोगों में नाकामी का एहसास नहीं कराता? ये बहुत जरूरी सवाल है और मेरे ख्याल से लोग इस 1% वाले नियम को गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब हर रोज जीतना नहीं है। अच्छा। ये एक गणितीय सिद्धांत है जो दिशा के महत्व को दिखाता है। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग जैसा है। शुरुआत में जब आप निवेश करते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं दिखता, लेकिन 10-15 साल बाद जब आप देखते हैं तो वो छोटी रकम एक बड़ी दौलत बन चुकी होती है। एयर का तर्क है कि अगर आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। और अगर 1% खराब होते हैं तो लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। मुद्दा रोज की जीत हार का नहीं बल्कि लंबे समय में आपकी दिशा का है। यानी फोकस औसत पर है, रोज के स्कोर पर नहीं। बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का है। 2003 तक उनका प्रदर्शन बहुत ही साधारण था। 110 सालों में उन्होंने कभी टूर दी फ्रांस नहीं जीता था। 110 साल? हाँ। फिर उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया, जिन्होंने मामूली लाभों के एकत्रीकरण या एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स का सिद्धांत लागू किया। उन्होंने हर उस छोटी से छोटी चीज को सिर्फ 1% बेहतर करने की कोशिश की जिसकी आप कल्पना कर सकती हैं। जैसे कि साइकिल की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाया, टायरों पर बेहतर ग्रिप के लिए अल्कोहल मला, राइडर्स के लिए ऐसे तकिए और गद्दे मंगवाए जिनसे उन्हें सबसे अच्छी नींद आए, यहाँ तक कि अपने हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका भी खोज निकाला ताकि बीमार पड़ने की संभावना कम हो। ये तो जुनून की हद है, हाथ धोने का तरीका। हाँ, सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन नतीजा सिर्फ 5 साल में उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। वाह। फिर 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 9 ओलंपिक और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े और अगले 6 सालों में 5 बार टूर डी फ्रांस जीता। ये सब उन छोटे छोटे 1% सुधारों का नतीजा था जो अकेले तो बेकार लगते थे, पर साथ मिलकर उन्होंने इतिहास रच दिया। ठीक है, तो छोटी आदतें समय के साथ बड़ा असर डालती हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन किताब में एक और बात है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। लेखक कहते हैं, अपने लक्ष्य भूल जाओ, इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान दो। ये तो हर मोटिवेशनल स्पीकर की सलाह के एकदम खिलाफ है। हमें तो हमेशा बड़े लक्ष्य रखने को कहा जाता है। हाँ, ये सुनने में अटपटा लगता है कि ये किताब के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। लक्ष्य और सिस्टम में एक बुनियादी फर्क है। लक्ष्य वो नतीजा है जो आप पाना चाहते हैं, जैसे एक किताब लिखना। ठीक है। सिस्टम वो प्रक्रिया है जिससे आप उस नतीजे तक पहुंचते हैं, जैसे हर रोज सुबह 500 शब्द लिखने का आपका रूटीन।
क्लियर का तर्क है कि जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। मतलब? हर खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहता है, हर उद्यमी सफल बिजनेस बनाना चाहता है। लक्ष्य आपको अलग नहीं बनाता। तो फिर सिस्टम अलग बनाता है? हाँ, क्योंकि लक्ष्य आपको सिर्फ एक पल की खुशी देता है, आप मैराथन जीत गए, उसके बाद क्या? खालीपन। लेकिन अगर आपका सिस्टम एक अच्छा धावक बनने का है तो आप दौड़ना जारी रखेंगे। अच्छा। लक्ष्य भविष्य के बारे में है, सिस्टम वर्तमान के बारे में है। और जैसा क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। आपका सिस्टम ही आपकी तरक्की तय करता है। ठीक है, तो सिस्टम लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी है, लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है। अगर मैं हर दूसरे दिन दौड़ने का सिस्टम बना भी लूं, तो भी मैं खुद को धावक क्यों मानूं? सिर्फ एक काम करने से किसी की पहचान कैसे बदल सकती है? ये थोड़ा आध्यात्मिक या अमूर्त सा लगता है। ये बिल्कुल भी अमूर्त नहीं है, बल्कि बहुत व्यावहारिक है। ये किताब का तीसरा सबसे बड़ा विचार है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव व्यवहार बदलने से नहीं, पहचान बदलने से आता है। ज्यादातर लोग परिणाम आधारित आदतें बनाने की कोशिश करते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, राइट। लेकिन पहचान आधारित आदतें इस तरह काम करती हैं, मैं एक स्वस्थ और फिट इंसान हूं। पर ये सिर्फ सोचने से कैसे होगा? ये सिर्फ सोचने से नहीं होता। आपका हर काम उस पहचान के लिए एक वोट डालने जैसा है जो आप बनना चाहते हैं। एक वोट? जब आप जंक फूड की जगह सलाद चुनते हैं तो आप एक स्वस्थ इंसान होने के पक्ष में एक वोट डालते हैं। जब आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेती हैं तो आप एक और वोट डालती हैं। जब आप सुबह उठकर दौड़ने जाती हैं, एक और वोट। अच्छा। धीरे धीरे ये वोट जमा होते जाते हैं और आपकी नई पहचान का सबूत बन जाते हैं। लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि एक पाठक बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, बल्कि एक धावक बनना है। तो ये तो हुई क्यों की बात, सिस्टम, पहचान और 1% का सुधार। अब कैसे पर आते हैं, जो इस किताब का असली प्रैक्टिकल हिस्सा है। बिल्कुल। क्लियर ने आदतें कैसे काम करती हैं, इसके लिए एक 4 स्टेप का मॉडल दिया है। हाँ, इसे वह हैबिट लूप कहते हैं। ये 4 चरणों में काम करता है। पहला है क्यू, यानी इशारा, जैसे आपके फोन पर आया नोटिफिकेशन, एक ट्रिगर। बिल्कुल। दूसरा है क्रेविंग, यानी लालसा, ये जानने की इच्छा कि मैसेज में क्या है। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी प्रतिक्रिया, फोन उठाकर मैसेज पढ़ना। और चौथा है रिवॉर्ड, यानी इनाम, आपकी उत्सुकता शांत हो गई। ये लूप हमारे दिमाग में लगातार चलता रहता है। और इसी लूप के आधार पर उन्होंने आदतें बनाने या तोड़ने के 4 नियम बनाए हैं। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं, इसे स्पष्ट बनाएं। इसका मतलब है अच्छी आदतों के संकेतों को अपने माहौल में एकदम सामने रखना। इसके लिए एक बहुत कारगर तकनीक है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग यानी एक नई आदत को किसी पुरानी पहले से स्थापित आदत के ठीक बाद जोड़ देना। जैसे मैं सुबह की कॉफी बनाने के बाद 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा, या मैं ऑफिस से जूते उतारने के बाद तुरंत जिम के कपड़े पहन लूंगा। अच्छा, तो आप अपनी मौजूदा आदतों को नई आदतों के लिए एक ट्रिगर बना लेते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी रणनीति माहौल से जुड़ी है, जिसे वो कहते हैं पर्यावरण डिजाइन। ये मुझे बहुत शक्तिशाली लगी। हाँ, ये अदृश्य रूप से हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर आपके किचन के काउंटर पर हमेशा कुकीज का जार रखा है तो आप कुकीज खाएंगे, अगर वहां फलों का कटोरा रखा है तो आप फल खाएंगे। बिल्कुल। मैंने खुद इसे आजमाया है। मुझे रात को सोने से पहले अगले दिन के जिम के कपड़े बाहर निकाल कर रखने की आदत है। सुबह उठते सबसे पहले वही दिखते हैं, बहाना बनाने की गुंजाइश ही कम हो जाती है। सही बात है। किताब में अंगदान का एक जबरदस्त उदाहरण है। जिन यूरोपीय देशों में लोगों को अंगदान से ऑप्ट आउट करना पड़ता था, यानी अगर आप डोनर नहीं बनना चाहते तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वहां दरें 85 से 99% थी। इतनी ज्यादा? हाँ, जबकि जिन देशों में ऑप्ट इन करना पड़ता था वहां दरें सिर्फ 4 से 27% थी। सिर्फ एक डिफॉल्ट विकल्प ने इतना बड़ा फर्क पैदा कर दिया। कमाल है। अच्छा, दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। इसका क्या मतलब है? यहाँ डोपामाइन की भूमिका आती है। आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि वे हमें एक अच्छा एहसास देती हैं। इस नियम का सार ये है कि जिस काम को आप करना चाहते हैं उसे उस काम से जोड़ दें जिसे आपको करने की जरूरत है। इसे वो प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं ना? हाँ, टेम्पटेशन बंडलिंग। मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है।
मुझे अपना ईमेल इनबॉक्स साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मुझे एक अच्छा पॉडकास्ट सुनना पसंद है। हाँ। तो अब नियम यह है कि पॉडकास्ट तभी चलेगा जब मैं ईमेल डिलीट कर रहा हूँगा। काम भी हो जाता, मजा भी आता है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, और सच कहूं तो ये मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। एक मिनट, ये तो हमारी पूरी परवरिश के खिलाफ है। हमें हमेशा सिखाया गया है नो पेन नो गेन, यानी बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता। और ये किताब कह रही है कि सबसे आसान रास्ता चुनो। ये कुछ अजीब नहीं है। ये वाकई में हमारी सोच के उलट है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। हमारा दिमाग बेसिकली स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। ये ऊर्जा बचाने के लिए बना है। अच्छा। तो अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहती हैं, तो आपको उसके और आपके बीच की रुकावटों को कम करना होगा। यहीं पर 2 मिनट का नियम काम आता है। 2 मिनट का नियम? किसी भी नई आदत को उसके 2 मिनट के संस्करण तक छोटा कर दो। रोज रात को किताब पढ़ना बन जाता है 1 पृष्ठ पढ़ना। 1 घंटे योगा करना बन जाता है योगा मैट बिछाना। रोज दौड़ने जाना बन जाता है जूते पहनना। लेकिन सिर्फ योगा मैट बिछाने से क्या होगा? ये तो टालम टूल करने का एक और तरीका लग रहा है। नहीं, लक्ष्य काम पूरा करना नहीं है। लक्ष्य है आदत को शुरू करने की कला में माहिर बनना। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा। कोई भी सिर्फ 1 पेज पढ़कर किताब बंद नहीं करता। कोई भी सिर्फ जूते पहनकर वापस नहीं आ जाता। सबसे मुश्किल कदम घर से बाहर निकलना होता है। ये नियम उस पहले कदम को लगभग बिना किसी मेहनत के संभव बना देता है। ठीक है, अब समझा। ये जड़ता को तोड़ने का तरीका है। और आखिरी चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये उस हैबिट लूप को पूरा करता है। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराता है जिनका इनाम तुरंत मिलता है। बुरी आदतों के साथ यही समस्या है। उनका इनाम तुरंत मिलता है, जैसे सिगरेट पीना या जंक फूड खाना, लेकिन सजा भविष्य में मिलती है। अच्छी आदतों के साथ उल्टा है। उनकी सजा यानी मेहनत तुरंत मिलती है, लेकिन इनाम जैसे अच्छी सेहत भविष्य में मिलता है। तो फिर? इसलिए हमें अच्छी आदतों के लिए एक तत्काल इनाम खोजना होगा। जैसे कि? सबसे आसान तरीका है एक हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो कैलेंडर पर एक बड़ा एक्स लगा दें। अच्छा। कुछ हफ्तों के बाद जब आप उन एक्स की एक लकीर देखेंगे तो उसे तोड़ने का मन नहीं करेगा। वो लकीर ही आपका इनाम बन जाती है। वो कैलेंडर पे क्रॉस लगाने में एक अजीब सा सुकून मिलता है जो दिमाग को बताता है कि ये काम दोहराने लायक है। और अगर किसी को कोई बुरी आदत तोड़नी हो तो बस इन 4 नियमों को उलट देना है। ठीक यही। पहला, इसे अदृश्य बनाएं। अगर फोन से ध्यान भटकता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाएं। धूम्रपान के सारे नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, इसे मुश्किल बनाना। हाँ, इसे मुश्किल बनाएं। अगर आप जंक फूड खाना कम करना चाहते हैं तो घर में रखना ही बंद कर दें। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाएं। वो कैसे? अपने किसी दोस्त को बताएं कि अगर आपने सिगरेट पी तो आपको उसे 500 रुपए देने होंगे। एक तत्काल कीमत चुकाने का विचार ही आपको रोक देगा। तो अगर हम इस सब को एक साथ देखें, हमारे पास ये पूरा ढांचा है। छोटे छोटे 1% सुधार, लक्ष्यों की जगह सिस्टम पर ध्यान, अपनी पहचान बदलना, और फिर ये 4 व्यवहारिक नियम। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये किताब असल में इच्छा शक्ति या प्रेरणा के बारे में है ही नहीं? ये बिल्कुल सही है। इसका सार ये है कि सफलता बड़े हीरोइक प्रयासों से नहीं मिलती। ये इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये स्मार्ट डिजाइन का खेल है। ये छोटी आसान आदतों की एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जो समय के साथ मिलकर असाधारण परिणाम देती है। तो ये मेहनत करने के बारे में नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। बिल्कुल। ये इस विचार को चुनौती देती है कि हमें बस और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके बजाय ये एक ऐसा माहौल और सिस्टम बनाने पर जोर देती है जहां सही काम करना सबसे आसान काम बन जाए। जैसा हमने शुरू में कहा था, असली लक्ष्य कुछ पाना नहीं है बल्कि कुछ बनना है। किताब में चीजों को आसान बनाने और शुरू करने पर बहुत जोर है, लेकिन इसमें एक अध्याय है जिसका शीर्षक है अच्छी आदतें बनाने का नकारात्मक पक्ष, द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। हाँ, यह एक दिलचस्प मोड़ है। लेखक कहते हैं कि जैसे ही आदतें स्वचालित हो जाती हैं, हम उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम ऑटो पायलट पर चले जाते हैं और सुधार करना बंद कर देते हैं।
एक शतरंज का माहिर खिलाड़ी सिर्फ आदत से नहीं खेलता, वो हर चाल का विश्लेषण करता है। बिल्कुल, आदतें आपको एक आधार देती हैं, लेकिन महारत के लिए आपको आदतों से आगे जाना पड़ता है। आपको समय समय पर अपनी आदतों की समीक्षा और सुधार करते रहना पड़ता है। और ये हमें आज के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ देता है। अगर आदतें हमें ऑटो पायलट पर डाल देती हैं, तो हम अच्छी आदतों की स्वचालितता और सच्ची महारत के लिए जो सचेत चिंतन जरूरी है, उसके बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छी आदतें हमें एक आरामदायक पठार पर ले जाकर छोड़ देती हैं, जहां से आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है? इस पर सोचने की जरूरत है।